अस्सलाम वालेकुम। सैलरी के चैप्टर में तीन ऐसे एरियाज हैं जिसको बहुत अच्छे तरीके से समझना ज़रूरी है। अ, अगर इस एरियाज में से किसी एक में भी अगर आप गलती कर जाओगे तो पूरे का पूरा क्वेश्चन जो है वो उसके ऊपर उसका इफेक्ट आ सकता है। तो ऑल्दो ये लॉ ने कोई अलग से तीन एरियाज नहीं बताए हुए, ये मैंने अपने एक एक्सपीरियंस से इन चीज़ों को अलग किया कि स्टूडेंट्स अगर इसके अंदर गलती कर जाते हैं तो फिर सैलरी का न्यूमेरिकल जो है उसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ सकता है। तो वो जो थ्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उसमें पहला क्वेश्चन है ज्योग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम, कि सैलरी जो है वो पाकिस्तान सोर्स इनकम होगी या फॉरेन सोर्स इनकम होगी। ये डिसाइड करना आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आना चाहिए है। ये जो डिसीजन है ये किस बेस के ऊपर होता है, ये आपने देखना होता है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सरसाइज पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर है। अगर तो एम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान में एक्सरसाइज हुई है तो फिर हम उस सैलरी को पाकिस्तान सोर्स इनकम बोलेंगे, और अगर वो एम्प्लॉयमेंट पाकिस्तान से बाहर एक्सरसाइज हुई है तो हम उसी सैलरी को फिर फॉरेन सोर्स इनकम कहते हैं। प्लेस ऑफ पेमेंट इज इररेलेवेंट। तनख्वाह आपको मिल किस जगह पे रही है, इस बात का ज्योग्राफिकल सोर्स ऑफ इनकम से कोई ताल्लुक नहीं है। गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के केस में एक्सेप्शन दी हुई है टैक्स लॉ ने। सो आपकी जो सैलरी की जो पेमेंट है, सैलरी की पेमेंट अगर वो पाकिस्तान में हो रही है या पाकिस्तान से बाहर हो रही हो, और दो जो दूसरे फैक्टर हैं वो क्या है कि एम्प्लॉयमेंट एक्सरसाइज इन पाकिस्तान और आउटसाइड पाकिस्तान। एम्प्लॉयमेंट एक्सरसाइज का मतलब ये है कि आपने एक्चुअली जॉब परफॉर्म कहाँ पे की है। अगर तो वो पाकिस्तान में की है तो इट इज़ पाकिस्तान सोर्स इनकम। इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता कि सैलरी की पेमेंट आपको पाकिस्तान में हुई या पाकिस्तान के बाहर हुई। इसी तरह एम्प्लॉयमेंट एक्सरसाइज आउटसाइड पाकिस्तान, अगर आपने पाकिस्तान से बाहर जॉब परफॉर्म की है तो फिर वो फॉरेन सोर्स इनकम कंसिडर की जाती है। एक्सेप्शन इसमें क्या है जी, कि इफ द पेमेंट ऑफ सैलरी इज मेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट इन पाकिस्तान, तो पाकिस्तान सोर्स इनकम कहलाएगा वेर एवर एम्प्लॉयमेंट इज एक्सरसाइज। यानी कि अगर गवर्नमेंट का एम्प्लॉई पाकिस्तान के बाहर जाके अपनी सर्विसेज परफॉर्म कर रहा हो तो सैलरी तो उसको किसी कौन दे रहा है, फेडरल गवर्नमेंट, प्रोविंशियल गवर्नमेंट या लोकल गवर्नमेंट, इनमें से कोई दे रहा है, तो ये पाकिस्तान सोर्स इनकम ही सैलरी की कंसिडर की जाएगी। पेंशन और एन्युटी के केस में टैक्स लॉ सेज कि अगर ये पेंशन या एन्युटी पे की है रेजिडेंट ने, और या फिर वो जो पेंशन है उसका या एन्युटी का खर्चा परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट उठा रहा है, PENR, तो वो पाकिस्तान सोर्स इनकम है। नाउ परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का कॉन्सेप्ट ये CA फाइनल में बेसिकली डिटेल के अंदर आता है, लेकिन अभी कैफ 2 के लेवल पे बस आपको इतना सा बहुत ही यानी अगर मैं इस कॉन्सेप्ट को शॉर्ट करके बताऊं कि जो प्लेस ऑफ बिजनेस होती है ना नॉन रेजिडेंट की, उसको परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं। या कोई टाइप ऑफ रिलेशनशिप्स किसी इंडिविजुअल के साथ अगर वो कंडीशंस पूरा करता हो जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट की डेफिनेशन में है तो फिर वो नॉन रेजिडेंट की परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट कहलाता है वो पर्सन। तो इसकी डिटेल्स में जाने की हमें ज़रूरत नहीं है, बस हमें ये सिंपली आप ये याद रख लें कि अगर पाकिस्तान में कोई प्लेस ऑफ बिजनेस मौजूद है नॉन रेजिडेंट का, तो उसको बोलते हैं परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट। तो अगर पेंशन एन्युटी की पेमेंट रेजिडेंट से कर रहा है या परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ऑफ नॉन रेजिडेंट कर रही है तो फिर वो पेंशन या एन्युटी पाकिस्तान सोर्स इनकम होगी। अदरवाइज यानी कि अगर इन दो में से नहीं है या नॉन रेजिडेंट है वो पेमेंट कर रहा है पेंशन या एन्युटी की, तो फिर वो फॉरेन सोर्स इनकम कंसिडर की जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट द सेकंड क्वेश्चन वाज बेसिस ऑफ टैक्सेशन, कि सैलरी की इनकम को कैश बेस पे टैक्स करना है या अक्रूवल बेस के ऊपर टैक्स करना है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट आइडिया है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ दो ऐसे सिनेरियोज थे जिसमें टैक्स लॉ ने ये कहा था कि आप अक्रूवल बेसिस फॉलो करेंगे सैलरी इनकम को टैक्स करने के लिए। इसके अलावा बाकी सारी सिचुएशंस में कैश बेसिस के ऊपर सैलरी को टैक्स किया जाता है। वो जो दो एरियाज थे वो कौन कौन से थे जी? वो दो एरियाज थे, सेक्शन 110 में बताया हुआ है और सेक्शन 12 सब सेक्शन 7 में बताया हुआ है कि अगर आपको एरियर्स रिसीव हो रहे हैं, यानी एरियर्स से मुराद ये कि आपने सैलरी परफॉर्म पिछले किसी साल जो जॉब है वो परफॉर्म किसी पिछले साल में की थी, सालों में की थी, और अब आपको उसका अक्रूवल उसके उसके एरियर्स मिल रहे हैं। ठीक है, सो अगर आपको एरियर्स इस साल में मिल रहे हैं, सो लेट्स से अगर आपने ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 इसमें कोई
जॉब परफॉर्म की है, लेकिन उसके जो पैसे हैं आपको ईयर 4 में आके मिल रहे हैं, तो फिर इसका मतलब ये है कि ये एरियर्स आपको मिल रहे हैं। तो इससे इम्पैक्ट ये आता है कि आपकी जो इनकम है वो एकदम बढ़ जाती है, और जो सैलरीड पर्सन है उसकी, और उसको जो टैक्स स्लैब है वो हायर टैक्स स्लैब हिट कर जाता है उसको, उसके ऊपर टैक्स ज़्यादा लग जाता है। तो अब ऐसी सूरत में टैक्स लॉ ने आपको इन दो सिचुएशंस में कहा बताया है कि आप चाहें तो अपनी सैलरी इनकम को अक्रूवल बेसिस के ऊपर टैक्स कर सकते हैं। अक्रूवल बेसिस का मतलब क्या है कि जो इनकम जिस साल से रिलेट करती है उसी साल में उसको टैक्स कर लें, ठीक है जी। नाउ चूंकि कैफ टू लेवल के ऊपर अभी बच्चों को ये चीज़ें मालूम नहीं होती कैश और अक्रूवल बेसिस, क्योंकि ये शायद बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिन्होंने अकाउंटिंग नहीं पढ़ी हुई। तो इसको हम जरा एक एग्जांपल से पहले समझ लेते हैं कि कैश और अक्रूवल बेसिस में फ़र्क क्या है। इस ये एक क्वेश्चन है, इसको आप वीडियो पॉज करके एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, फिर हम इसको यहाँ पे ज़रा सॉल्व करते हैं। ना इसमें बेसिकली जो साइंस है कैश और अक्रूवल बेसिस की, वो एक्सप्लेन हुई है ना। जो मेन डिफरेंस है कैश बेसिस में और अक्रूवल बेसिस में, वो ये होता है कि कैश बेसिस, ये दोनों कॉन्सेप्ट जो हैं ये किसी टाइम पीरियड के अगेंस्ट आपको समझने होंगे। यानी लेट्स से अगर एक टाइम पीरियड हम डिफाइन कर लें, लेट्स से 1 मंथ, 1 मंथ, ठीक है, एक महीने का टाइम पीरियड, और लेट्स से वो हम मंथ कह देते हैं जी कि इट इज सितंबर, ठीक है। तो ये जो टाइम पीरियड है ये अब कब से स्टार्ट हो रहा होगा, दिस विल स्टार्ट फ्रॉम 1 सितंबर, और ये खत्म कब हो रहा होगा, ये सितंबर 30 सितंबर को जाके ये टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा। ना ये एक टाइम ब्रैकेट है। अगर कोई एक्सपेंस जस्ट समझाने के लिए, क्योंकि यूजुअली क्या होता है कि आपको जिन एरिया जिन एग्जांपल से अक्रूवल समझने में आसानी होगी, मैं उसकी अभी बात करूंगा। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल। अब ये जो आपने इलेक्ट्रिसिटी यूज की होती है ये तो इस मंथ में की होगी, लेकिन इसका बिल आपको कब रिसीव होगा, ये नेक्स्ट मंथ में जाके होगा, ठीक है। सो अक्टूबर के मंथ में आपको रिसीव होगा, और आप इसको पे भी अक्टूबर में करेंगे। और सितंबर में कौन से मंथ का बिल आ रहा होगा आपके पास, इस मंथ में जो बिल आपके पास आएगा वो डेफिनेटली अगस्त का होगा, ठीक है, पिछले मंथ का होगा जो आपको इस महीने में आएगा। ना अगर मैं आपसे ये कहूँ कि सितंबर के मंथ में इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा बताइए कैश बेसिस के ऊपर, ठीक है, कैश बेसिस को फॉलो करते हुए इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेंस बताएं सितंबर के मंथ में, तो इसका मतलब ये कि ये कैश और अप्रूवल जो है ये किसी टाइम पीरियड के अगेंस्ट ये का कॉन्सेप्ट है। तो अब अगर मैं इसको कैश बेसिस के ऊपर बताऊंगा तो इसका मतलब ये होगा कि मैंने कैश कब पे किया है, मैंने कैश कब पे किया है फॉर दैट एक्सपेंस। तो मैंने कैश सितंबर के मंथ में जो पे किया है वो तो अगस्त के मंथ का था, लेट्स से इस मंथ में जो बिल था वो 100 रुपये था। तो अब जो कैश पे किया मैंने सितंबर में वो था 100। सो अगर मैं सितंबर का एक्सपेंस, इफ द क्वेश्चन इज कि सितंबर का एक्सपेंस बताइए कैश बेसिस पे, तो मैंने सितंबर में जो भी कैश पे किया होगा इलेक्ट्रिसिटी का मैं वो बताऊंगा। लेकिन अगर मुझसे पूछा जाए कि अक्रूवल बेसिस पे बताएं कि सितंबर के मंथ में कितना खर्चा हुआ है, तो फिर मुझे बताना होगा कि सितंबर के मंथ का बिल कितना था, उसकी पेमेंट वाली बात इररेलेवेंट हो जाएगी। तो सितंबर के मंथ का बिल पे हुआ अक्टूबर में, लेट्स से वो 150 था जो मैंने अक्टूबर में पे किया। तो इसका मतलब ये कि सितंबर के मंथ का जो एक्सपेंस अक्रूवल बेसिस पे अगर मैं बताऊंगा तो वो 150 बताऊंगा। सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस एंड अक्रूवल बेसिस, कि कैश बेसिस में एक्चुअल पैसे कब पे हुए इस चीज को मद्देनजर रखा जाता है, और अक्रूवल बेसिस में ये नहीं देखा जाता कि पैसे कब पे हुए हुए या नहीं हुए, बल्कि ये देखा जाता है कि ये जो भी एक्सपेंस या इनकम का आइटम है ये किस टाइम पीरियड से रिलेट करता है, ठीक है। सो दैट्स द मेन डिफरेंस बिटवीन दीज टू आइडियाज। नाउ अब इस न्यूमेरिकल में कुछ सैलरी के ऊपर डिटेल्स बताई हुई हैं, और लेट्स से दिस इज सिनेरियो ए, दिस इज सिनेरियो बी, दिस इज सिनेरियो सी, दिस इज सिनेरियो डी। हम इसको एक एक करके अब जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नाउ मिस्टर ए जो है इसको जून 2021 में तनख्वाह मिली है 3 लाख की तनख्वाह इसकी 3,70,000 है, और एनुअल इंक्रीमेंट इसको 30,000 मिला है। इसका मतलब जुलाई से इसकी तनख्वाह जो है वो
3,70,000 में आप प्लस कर दो 30,000, तो इट बिकम्स 4 लाख। ठीक है। सो जुलाई से ऑनवर्ड इसकी जो 1 जुलाई है 2021, इससे ऑनवर्ड इसकी तनख्वाह कितनी होती है? 4 लाख। और अगस्त में इसको हर साल बोनस मिलता है जो कि 1 मंथ सैलरी के बराबर होता है, लेकिन ये जो बोनस है ये पिछले साल की परफॉर्मेंस पे होता है, इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज परफॉर्मेंस इन प्रीवियस ईयर्स। ठीक है। तो अब अगर सैलरी को हमने कैलकुलेट करना हो कैश बेसिस के ऊपर या फिर अक्रूवल बेसिस के ऊपर, तो फिगर के ऊपर फर्क क्या पड़ेगा, हम ये समझने की कोशिश करें। अगेन इसमें हमने ये क्लियर रखना है अपने ज़हन में कि हम ये नहीं समझ रहे कि टैक्स लॉ किस तरह से कहता है कैश बेसिस या अक्रूवल बेसिस। अभी हम इस एग्जांपल में सिर्फ ये आइडिया समझने की कोशिश कर रहे हैं कि फिगर की कैलकुलेशन पे कैसे इम्पैक्ट पड़ेगा अगर कैलकुलेशन बेसिस कैश हो जाए या कैलकुलेशन बेसिस अक्रूवल हो जाए। ठीक है। ऑन लास्ट वर्किंग डे a monthly salary credited to his bank account on last working day of the month। अगर हर महीने की आखिरी तारीख पर उसको तनख्वाह मिल जाती हो, उसके बैंक अकाउंट में आ जाती हो, तो आपको बताना है कि कैश बेसिस उसकी उसकी सैलरी इनकम कितनी बनेगी। कैश बेसिस पे सैलरी इनकम कितनी बनेगी। सो ये दिस इज द टाइम पीरियड विच इज स्टार्टिंग फ्रॉम 1 जुलाई 2021 एंड द एंड डेट इज 30 जून 2022। ठीक है। नाउ कैश बेसिस का मतलब ये है कि जुलाई के मंथ में जो तनख्वाह मिलेगी वो लास्ट वर्किंग डे पे मिलेगी और वो जुलाई की ही तनख्वाह होगी। और जुलाई में इसकी तनख्वाह कितनी हो चुकी हुई है? 4 लाख। इसका मतलब 400,000 इसको मिलेगा। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे भी सेम। तो सारे पूरे साल में 4 लाख रुपए ही इसको मिलेंगे, जून में भी 4 लाख ही मिलेगा। तो इसका मतलब मैं इसकी कैलकुलेशन इस तरह से बना सकता हूँ कि 4 लाख को मल्टीप्लाई कर देता हूँ 12 से, तो ये हो जाएगा 48 लाख। ठीक है। सो 4.8 million is the answer to our part A। नाउ पार्ट बी में क्या है कि अगर आप अक्रूवल बेसिस पे कैलकुलेट करके बताओ जरा सैलरी कितनी बनती है। तो अक्रूवल बेसिस अगर मैं फॉलो करूंगा, बेसिस चेंज करता हूँ कैश से अक्रूवल बेसिस, तो फिर क्या होगा? अब देखना ही होगा कि लास्ट वक्त अब पेमेंट डेट इरेलीवेंट हो जाएगी, बल्कि आप देखेंगे कि जुलाई के मंथ की तनख्वाह कितनी बनती है, अगस्त की, सितंबर की। तो जुलाई की तनख्वाह जो है वो तो एक्चुअली है कितनी? 4 लाख रुपए है। और इसी तरह बाकी महीनों में भी 4 लाख ही है और एंड तक 4 लाख ही रहेगी। तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर भी जो सैलरी की कैलकुलेशन है वो कितनी हो जाएगी? 48 लाख। ना सिनेरियो सी में क्या है? सिनेरियो सी में ये बता रहा है ऑन 5th ऑफ फॉलोइंग मंथ, यानी आपको तनख्वाह अगले महीने की 5 तारीख को मिलती है। तो इसका मतलब ये है कि जुलाई के महीने में जो तनख्वाह मिलेगी अब आपको, वो एक्चुअली होगी जून 2021 की। पिछले महीने की तनख्वाह अब अगले महीने मिलेगी। इसी तरह जुलाई की तनख्वाह कब मिलेगी? अगस्त में। अगस्त की कब मिलेगी? सितंबर में। सितंबर की कब मिलेगी? अक्टूबर में। और इस जून की तनख्वाह कब मिलेगी? अगले जुलाई में। तो अब अगर मैं कैश बेसिस फॉलो कर रहा हूँ तो अब मैंने ये देखना है कि कब पैसे मुझे मिलते हैं। तो जुलाई में कितने पैसे मिलेंगे? जुलाई में जो पैसे मिलेंगे वो होंगे पिछले महीने के, जो जुलाई में मिलेंगे, क्योंकि लिखा हुआ क्या है कि 5th ऑफ फॉलोइंग मंथ। फॉलोइंग से मतलब अगला मंथ। तो इसका मतलब यहाँ पे जो पैसे मिल रहे होंगे मुझे वो 3,70,000 होंगे। अगस्त में जो पैसे मिलेंगे वो एक्चुअली जुलाई के होंगे, तो वो होंगे 4 लाख। ठीक है। और इसी तरह बाकी महीनों में भी जो पैसे आ रहे होंगे वो होंगे 4 लाख। तो इसका मतलब मेरी जो तनख्वाह बनेगी वो 3,70,000, जो मैंने ये वाली अमाउंट थी जो जुलाई में मुझे रिसीव हुई कैश बेसिस पे, और बाकी महीनों में मुझे कितने पैसे मिले? 4 लाख मल्टीप्लाइड बाई 11। तो ये 44 लाख, और 44 लाख में आप 370 जमा कर दें तो ये हो जाता है 47,70,000। ठीक हो गया। डी सिनेरियो के ऊपर जाते हैं हम। डी सिनेरियो में क्या है कि अक्रूवल बेसिस पे बताएं कि अगर तनख्वाह 5 तारीख को मिलती है अगले महीने। नाउ अगेन जब हम अक्रूवल बेसिस पे जाते हैं तो कब हुई पेमेंट कब हुई किसी भी अमाउंट की, दैट बिकम्स इररेलेवेंट। इससे आपको कोई ताल्लुक ही नहीं। आपने देखना है कि जुलाई के महीने की इस मंथ की तनख्वाह कितनी है, तो वो तो 4 लाख है, मिली बेशक अगले महीने में। इसी तरह बाकी महीनों में भी 4 लाख ही रहेगी है। तो इसका मतलब ये है कि 4 लाख मल्टीप्लाइड बाय 12, so it is 4.8 million again।
अब अगर मैं इन सारे फिगर्स को यहाँ पे लिख देता हूँ कि अब मैंने क्या कैलकुलेट करके बनाया, तो मैंने कैलकुलेट करके ये बनाया जी कि यहाँ पे पैसे बनते हैं 48 लाख। अक्रूवल बेसिस के ऊपर भी 48 लाख ही था। कैश बेसिस पे 47,70,000 और इसी तरह यहाँ पे 48 लाख। तो यहाँ से हमने कंक्लूजन ये निकाला कि आपको पेमेंट जब भी हो रही हो किसी अमाउंट की, चाहे वो लास्ट वर्किंग डे पे, चाहे 5 को, चाहे 15 को, जिस भी तारीख को, तो अक्रूवल बेसिस पे आप क्या देख रहे होते हैं कि उस महीने की तनख्वाह कितनी है और उसी महीने में उसको ऐड अप करते हैं, उसको अकाउंट फॉर करते हैं। तो इसका मतलब ये कि अक्रूवल बेसिस पे फर्क, जवाब पे फर्क नहीं पड़ा। देखो सेम आंसर है, जवाब पे फर्क नहीं पड़ा अगर हमने पेमेंट डेट्स को चेंज किया है तो, लेकिन कैश बेसिस में जवाब पे फर्क पड़ गया है। ठीक है, सो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन कैश बेसिस एंड अक्रूवल बेसिस। नाउ अब हम ये समझ लेते हैं, अगर हमें ये बात समझ आ गई कि कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस में फर्क क्या होता है, तो अब हमें ये समझ आ जाएगी कि सैलरी जो है वो सैलरी इनकम को टैक्स लॉ कहता है जी कि आप किस बेसिस पे टैक्स करोगे, कैश बेसिस के ऊपर टैक्स करोगे। सिर्फ दो सिचुएशंस हैं, ये दो सिचुएशंस मिलती जुलती हैं, सिर्फ फर्क ये है कि इस सिचुएशन में आपने कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को एक नोटिस दे देना है कि जनाब मैं सैलरी को, जो मेरी मेरे पास जो एरियर्स ऑफ सैलरी आप मुझे मिल रहे हैं, कोई तनख्वाह मुझे एरियर्स में मिल रही है, तो वो मैं उसको अक्रूवल बेसिस पे टैक्स करने जा रहा हूँ, यानी कि जिस साल से रिलेट करती होगी उसी साल मैं उसको ऐड करूंगा। और यहाँ पे आपने कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स को सेटिस्फाई करना है, मतलब उसको कन्विंस करना है। और ये आप ये दोनों सिचुएशंस, ऑल्दो सेक्शन 12 सब सेक्शन 7 के होते हुए इसकी फर्दर कोई जरूरत नहीं रह जाती थी, लेकिन बहरहाल चूंकि लॉ में दो सिचुएशंस लिखी हुई हैं अलग अलग से, इसलिए हम इसको डिस्कस कर रहे हैं। सो जनाब ये था कॉन्सेप्ट ऑफ कैश और अक्रूवल। ये चूंकि रिवीजन वीडियोस हैं, थोड़ा सा हमने इसमें क्विकली चलना है, इंपॉर्टेंट चीज पे फोकस करेंगे, ज्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे। अमाउंट ऑफ पर्क्यूलेट ट्रीटेड एज रिसीव्ड, किस वक्त कोई अमाउंट रिसीव्ड तस्वर की जाएगी, एज एंड व्हेन इट इज। सो इस सिंपल आइडिया इस बॉक्स का ये है कि अब एम्प्लॉय को कोई भी अमाउंट उसका एम्प्लॉयर दे दे, कोई उसका एम्प्लॉयर का एसोसिएट दे दे, कोई थर्ड पार्टी प्रोवाइड कर दे, और वो प्रोवाइड कौन कर रहा हो, पास्ट एम्प्लॉयर कर रहा हो या पर्सपेक्टिव एम्प्लॉयर या प्रेजेंट एम्प्लॉयर, अगर इनमें से कोई भी प्रोवाइड कर रहा हो, चाहे वो डायरेक्टली एम्प्लॉयर खुद हो या उसका एसोसिएट हो या कोई थर्ड पार्टी हो जो उसको कोई प्रोवाइड कर रहा है, और वो प्रोवाइड किसको किया जा रहा है, एम्प्लॉय को, एम्प्लॉय के एसोसिएट को या किसी थर्ड पार्टी को जिसका कॉन्ट्रैक्ट है एम्प्लॉय के साथ। तो इन सारी सिचुएशंस में पर्क्यूलेट शैल बी ट्रीटेड एज रिसीव्ड। और रिसीट ऑफ इनकम का कॉन्सेप्ट सेक्शन 69 में ये बताया गया है कि अमाउंट बेनिफिट ऑफ पर्पस ट्रीटेड एज रिसीव्ड व्हेन एक्चुअली रिसीव्ड, अप्लाइड ऑन बिहाफ और इंस्ट्रक्शन ऑफ पर्सन अंडर एनी लॉ और मेड अवेलेबल टू द पर्सन। ये इन सारी चीज़ों की डिटेल्स हम कर चुके हैं डिस्कस क्लास में। ये सिर्फ एक रिवीजन पर्पजेस के लिए आपकी मैंने एक शॉर्ट सा वीडियो बना दिया है। ओके, सो यू हैव टू फोकस ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसीट ऑफ इनकम एंड पॉकेट्स। ये भी आपको क्लियर होना चाहिए कि मुझे बेनिफिट मिले या मेरे स्पाउस को या मेरे बच्चों को, तो इसका मतलब ये है कि वो बेनिफिट मुझे ही मिला है और वो मेरी इनकम कंसिडर किया जाएगा। अगर मेरे एम्प्लॉयर ने कोई बेनिफिट मेरे, फॉर एग्जांपल मेरा मेडिकल का एक्सपेंस जो है वो मेरे बीवी बच्चों का एम्प्लॉयर ने पे किया है, तो इसका मतलब वो बेनिफिट मुझे मिला है एक्चुअली, और मेरी इनकम में उसका हिसाब किताब होना चाहिए। थर्ड कॉन्सेप्ट वाज अबाउट रेजिडेंशियल स्टेटस। अगर वो रिसेंटली चेंज हो रहा हो तो उससे हमारी टैक्सेशन के ऊपर थोड़ा सा फर्क पड़ जाता है। चार सिचुएशंस थी जिसमें हमने कहा था कि रेजिडेंशियल स्टेटस अगर चेंज होगा तो हमारी टैक्सेशन पे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। वो चार सिचुएशंस कौन कौन से थे? फर्स्ट वन वाज सिटीजन ऑफ पाकिस्तान लीव्स पाकिस्तान। अगर पाकिस्तान का शहरी है कोई और वो पाकिस्तान से चला जाता है एंड रिमेन्स अब्रॉड ड्यूरिंग दैट टैक्स ईयर, और फिर वो पाकिस्तान वापस नहीं आता, देन सैलरी अर्नड आउटसाइड पाकिस्तान शैल बी एग्जेम्प्ट। तो वो पाकिस्तान से बाहर जो भी सैलरी कमाएगा वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स होगी। इस पे एक छोटा सा शॉर्ट सा न्यूमेरिकल भी देख लें। मिस्टर अकबर वॉज एम्प्लॉयड ऑन 1 अगस्त 2021
at ABC Limited or at a monthly salary of 2,75,000 tax deducted by employer 7,000 per month from Mr. Akbar's salary. Mr. Akbar left the job as well as Pakistan on 30th April 2022 and joined a new job at UAE on a monthly salary of Arab Emirates dirham 12,000 effective from 1st June 2022. Now अब आप देखो कि जो हमारा टाइम पीरियड है टैक्स ईयर नॉर्मल टैक्स ईयर 2022 वो कब से स्टार्ट हो रहा है 1 जुलाई 2021 से स्टार्ट हो रहा है और ख़त्म कब हो रहा है 30 जून 2022 ठीक है। अब इस दौरान में मुझे सैलरी का हिसाब किताब कैलकुलेट करना है सैलरी को हमने टैक्स करना है अक्रूवल बेसिस पे अगर कोई एरियर्स होंगे तो फिर हम देखेंगे कि कैश बेसिस पे उसको तो सॉरी कैश बेसिस पे हमने टैक्स करना है लेकिन अक्रूवल पे सिर्फ उस वक्त जाएंगे जब कहीं एरियर्स का क्वेश्चन आएगा तो अभी इस सवाल में तो एरियर्स की बात नहीं हो रही। अब इसने जॉब स्टार्ट की है वो 1 अगस्त से स्टार्ट की है इसका मतलब जुलाई के मंथ में इसके पास पाकिस्तान में जो जॉब थी वो नहीं थी। जॉब जॉब स्टार्ट हुई है अगस्त से और इसने रिजाइन कब कर दिया 30 अप्रैल इसका मतलब मई और जून इन 2 मंथ्स में इसकी पाकिस्तान में जॉब नहीं थी और जब ये यूएई चला गया तो फिर इसने वहां पे जॉब ज्वाइन किया 1 जून को इसका मतलब जून के मंथ में ये यहाँ पे जॉब कर रहा था। ठीक हो गया जी। तो अगस्त से लेके अप्रैल तक इसने पाकिस्तान में जॉब की है और फिर उसके बाद जून में इसने दुबई में जॉब की और वहां पे उसकी कुछ तनख्वाह बताई गई है। नाउ अब अगेन मिस्टर अकबर इज अ सिटीजन ऑफ पाकिस्तान हु हैज लेफ्ट पाकिस्तान और फिर पाकिस्तान वापस नहीं आया तो फिर इसका मतलब जो इसकी फॉरेन सोर्स इनकम है जैसे कि अभी हमने पीछे कॉन्सेप्ट के अंदर पढ़ा था तो दैट विल बी एग्जाम फ्रॉम टैक्स। इसका मतलब ये है कि जो इसकी दुबई की तनख्वाह है 12,000 दिरहम जो इसको मिल रहे हैं यूएई का यूएई दिरहम सॉरी एम अरब एमिरेट्स एईडी लिखना था मैंने 12,000 एईडी दिस विल बी एग्जाम फ्रॉम टैक्स इसको मैं इनकम में शामिल नहीं करूंगा। हाँ बता पाकिस्तान में जो उसकी इनकम है कितने महीने बनते हैं 1 महीना ये निकल गया 2 महीने ये तो इसका मतलब 9 मंथ्स की इनकम के ऊपर इसने टैक्स पे करना है टू 2,75,000 तो ये इसकी सैलरी इनकम बनेगी जो इसकी टैक्सेबल इनकम का पार्ट बनेगी। नाउ अगर आपने इसकी टैक्स लाइबिलिटी भी कैलकुलेट करनी है तो इसकी फर्दर डिटेल कैलकुलेशन मैं यहाँ पे नहीं कर रहा उसके लिए आपको टैक्स स्लैब्स जो मैंने प्रोवाइड किए हैं उसके साथ उसमें ट्रेस करें इसके जवाब को और फिर उसके बाद कैलकुलेट करके देख लें। व्हाट्सएप में बेशक मुझे अपना आंसर शेयर कर देना मैं बता दूंगा आपने ठीक सॉल्व किया या नहीं किया। ओके जी सेकंड सिचुएशन वाज के फॉरेन सोर्स सैलरी ऑफ रेजिडेंट is exempt if foreign tax on salary is paid by the individual or withheld by the employer and paid to revenue authority of the country, foreign country। तो अगर फॉरेन सोर्स सैलरी है किसी रेजिडेंट की यानी 1 साल में आप रेजिडेंट थे और फिर अब आप पाकिस्तान से बाहर चले गए और वहां पे आपने कुछ सैलरी कमा ली। रेजिडेंशियल स्टेटस का ताल्लुक आपको पता है कि फिजिकल प्रेजेंस पाकिस्तान से है। अगर आप पाकिस्तान में मौजूद हैं 183 दिन या उससे ज्यादा तो आप रेजिडेंट सर्वर किए जाते हैं। तो फॉरेन टैक्स अगर पे हुआ हुआ है आपकी सैलरी पे ये सिनेरियो किस वक्त राइज होगा कि एक पर्सन जो है वो 183 डेज या इससे ज्यादा पाकिस्तान में मौजूद था मोर देन 183 डेज वो पाकिस्तान में मौजूद था या 183 डेज या इससे ज्यादा तो वो रेजिडेंट हो जाता है। और अगर बाकी साल का जो पीरियड है वो पाकिस्तान से बाहर है तो उसकी फॉरेन सोर्स सैलरी इनकम हो सकती है और अगर इसके ऊपर टैक्स पे हुआ हुआ है जिस मुल्क में हो गया है वहाँ के लॉ के मुताबिक तो फिर इसका मतलब ये है कि ये जो सैलरी इनकम है ये क्या हो जाएगी ये एग्जाम फ्रॉम टैक्स हो जाएगी। ठीक है। थर्ड सिचुएशन वाज रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट यानी एक बंदा पाकिस्तान में रेजिडेंट हो जाता है पिछले 4 साल से ईयर 1 2 3 4 इन 4 सालों में अगर कोई पर्सन नॉन रेजिडेंट है और 5वें साल में आके वो क्या हो जाता है रेजिडेंट हो जाता है तो इसकी जितनी भी फॉरेन सोर्स इनकम होगी वो 5वें साल में और छठे साल में जितनी भी फॉरेन सोर्स इनकम होगी दैट विल बी एग्जाम फ्रॉम टैक्स। इस एग्जामेशन को बताने की जरूरत इसलिए है क्योंकि जनरल रूल क्या है कि जो रेजिडेंट है
उसकी पाकिस्तान सोर्स इनकम, फॉरेन सोर्स इनकम दोनों टैक्सेबल होती है। तो आप जब इस साल में रेजिडेंट हो जाओगे 5वें साल में, तो इसका मतलब ये कि आपकी फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल हो जाएगी, लेकिन इस रूल से इसको आज़ादी दी हुई है अगर रिटर्निंग एक्सपेट्रिएट है, यानी पिछले 4 साल में वो नॉन रेजिडेंट था तो। अच्छा, इंपॉर्टेंट चीज़ एक जो आपने खास तौर पे याद रखनी है वो ये कि यहाँ पे ऑल फॉरेन सोर्स इनकम की बात हो रही है, और ये जो हमने पिछले दो सिनेरियोस की बात की थी वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ सैलरी इनकम, और यहाँ पे भी सिर्फ और सिर्फ सैलरी इनकम की बात हो रही है। इसका मतलब ये किसी भी हेड ऑफ इनकम की आमदनी हो सकती है। थर्ड सिचुएशन इज शॉर्ट टर्म रेजिडेंट। शॉर्ट टर्म रेजिडेंट वो इंडिविजुअल है जो कि पाकिस्तान में सिर्फ मुलाजमत की वजह से है और 3 साल से ज़्यादा अरसा उसको नहीं हुआ पाकिस्तान में। तो फिर उसकी जितनी भी फॉरेन सोर्स इनकम होती है वो एग्जाम फ्रॉम टैक्स है। अगेन यहाँ पे भी जो एग्जामेशन है वो फॉरेन सोर्स इनकम की है। जैसे यहाँ पे ऑल फॉरेन सोर्स इनकम एग्जाम थी, इसी तरह यहाँ भी फॉरेन सोर्स इनकम एग्जाम है। लेकिन अगर दो वायलेशन इस बंदे ने कर दी, दो में से कोई एक, यानी कि वो फॉरेन सोर्स इनकम किसी ऐसे बिजनेस से है जो उसने पाकिस्तान में इस्टेब्लिश कर लिया हुआ है, या उसकी फॉरेन सोर्स इनकम है जो वो पाकिस्तान ले आता है, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो इनकम टैक्सेबल हो जाएगी। कौन सी फॉरेन सोर्स इनकम टैक्सेबल हो जाएगी? नाउ एक एग्जांपल इसके ऊपर देख लेते हैं। मिस मार्गरेट, अ जर्मन नेशनल, was employed as technical manager of Pfizer Chemical Limited, a resident company on 1st October 2019 for a term of 3 years। तो 3 साल के लिए इसकी जॉब हुई है, और अगर 1 अक्टूबर 2019 को इसकी जॉब स्टार्ट हुई है तो ये खत्म कब होगी? 3 साल, यानी कि एक 2020 में 1 साल हो गया, 2021 में दूसरा साल, और 2022 में तीसरा साल। और 2022 की कौन सी डेट होगी? 30 सितंबर 2022। इस तारीख को इसके 3 साल पूरे हो जाते हैं। तो ये 3 साल की अपॉइंटमेंट। लेकिन मैंने जो, चूंकि हमारा जो टैक्स ईयर है इस अटेम्प्ट के लिए वो कौन सा टैक्स ईयर? 2022 है। तो हमारा टाइम पीरियड कौन सा बनता है? 1 जुलाई 2021 से 30 जून 2022, ये हमारा टैक्स ईयर है। अब हमारे टैक्स ईयर क्या इस टाइम पीरियड में इन 3 सालों में फॉल कर रहा है? यस, दिस टाइम पीरियड इज वेरी मच दिस टाइम पीरियड इज वेरी मच यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा कहीं पे 2021 में, और 2022 में कहीं पे खत्म हो जाएगा। ठीक है। तो इस दौरान में ये जॉब कर रहा है, इसको 3 साल से ज्यादा नहीं हुए, तो इसका मतलब ये कौन हो गया? मिस मार्गरेट जो है, इज शॉर्ट टर्म रेजिडेंट, और ये अपनी जॉब की वजह से है पाकिस्तान में। मंथली सैलरी है इसकी 5 लाख। तो अगर मैं इसकी पाकिस्तान की सैलरी वर्कआउट करना चाहूँ तो वो कितनी बन जाएगी? 5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 12, इट विल बी 6 मिलियन। ठीक है। अंडर द टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट शी वॉज अलाउड टू डिलीवर लेक्चर्स एट वेरियस प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी जॉब इसको इजाज़त देती है कि आप कहीं और जाके अगर कोई लेक्चर देना चाहें तो आप दे सकते हैं। तो ये इसका इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, जो पांचवा हेड ऑफ इनकम है वो हम ट्रीट करेंगे। तो अगर ये कहीं पे लेक्चर देती है, ये सैलरी इनकम नहीं है, क्योंकि लेक्चर जहाँ पे दे रही होगी वो एम्प्लॉयर नहीं होगा, वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में जाके ये कोई लेक्चर्स वगैरह डिलीवर करते हैं। During the tax year 2022, she conducted 3 workshop sessions, the detail of which are as follows। ये इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज की कुछ डिटेल बता रहे हैं। वर्कशॉप इन लाहौर, तो ये पाकिस्तान में हुई है वर्कशॉप। A fee of 15,000 was received from a local event manager. The fee was credited to her bank account maintained in Karachi। तो 15,000 रुपये इसकी इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, क्योंकि ये रेजिडेंट है और पाकिस्तान सोर्स इनकम है। वर्कशॉप सेशन इन म्यूनिच, ये अब पाकिस्तान से बाहर हुआ है, इन अ फॉरेन कंट्री। A fee of $25,000 was received in Germany in her Munich bank account। Now again, चूंकि ये शॉर्ट टर्म रेजिडेंट है तो इसकी फॉरेन सोर्स इनकम एग्जेम्प्ट होगी, एग्जाम फ्रॉम टैक्स होगी। ठीक है। तो ये एग्जाम फ्रॉम टैक्स है, और ये जो $25,000 है इसको पाकिस्तान में रुपीज में कन्वर्ट करके हम अपनी इनकम में ऐड नहीं करेंगे, ये एग्जाम फ्रॉम टैक्स है जो भी हमने प्रोविजन पढ़ी उसके मुताबिक। वर्कशॉप सेशन इन दुबई, ये भी पाकिस्तान से बाहर है। अ फी ऑफ 20,000 रुपीज, 20,000 वॉज रिमिटेड टू हर बैंक अकाउंट इन कराची।
ना अब ये जो पैसे हैं, ये है तो फॉरेन सोर्स इनकम, लेकिन ये ब्रॉट इनटू पाकिस्तान है। बैंक अकाउंट कराची में है जहाँ पे ये पैसे आ गए। तो अब अगर फॉरेन सोर्स इनकम पाकिस्तान में आ गई है तो फिर ये टैक्सेबल है, 20,000 टैक्सेबल है। किस वजह से मैं ये कह रहा हूँ बात? इस वजह से कह रहा हूँ कि अभी हमने ये प्रोविजन पढ़ी है कि अगर फॉरेन सोर्स इनकम को पाकिस्तान ले आओगे तो फिर वो एग्जाम्प्ट नहीं रहेगी, ठीक है। तो एक्सेप्शन क्या थी? एक्सेप्शन का मतलब ये है कि एग्जाम्पशन अप्लाईबल नहीं होगी, एग्जाम्पशन की एक्सेप्शन है कि फॉरेन सोर्स इनकम ब्रॉट इनटू और रिसीव्ड इन पाकिस्तान। तो अगर आप पाकिस्तान में ले आए फॉरेन सोर्स इनकम तो फिर वो एग्जाम फ्रॉम टैक्स नहीं रहेगी। ठीक होगी जी बात। तो इसका मतलब ये कि ये जो अमाउंट है, ये अब 20,000 तो बिल्कुल टैक्सेबल होगा, ये फॉरेन सोर्स इनकम है ऑल दो, लेकिन फिर भी टैक्सेबल होगा। तो अब इसकी जो इनकम बनेगी दैट विल बी 6,35,000। तो अगर आप एड अप कर लें 60,35,000, तो ये इसकी इनकम बनती है जी। कैलकुलेट द टैक्सेबल इनकम ऑफ मार्गरेट, इस तरह से आप इसको वर्कआउट करें। Okay, now, so this is a quick revision of the three important questions. Hope this has simplified the idea. Thank you very much. Take care. Allah.